विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जसप्रीत बुमराह, लेब्रॉन जेम्स के हाथ में ये जो आप नॉर्मल दिखने वाला बैंड देख रहे हो ना, इसने पूरा एप्पल वॉच सेगमेंट धो डाला है। आज 30,227 करोड़ की कंपनी बन गई है। नाइकी और अमेजोन ने भी ट्राई किया कॉपी पेस्ट करने का, पर बुरी तरह से फेल हुए। सोचने वाली बात है कि अरे भाई वूप कंपनी ने क्या अलग किया, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हुआ, चलो जानते हैं इस वीडियो में। वूप जिसने आज अमेजोन, नाइकी और फिटबिट के छक्के छुड़ा दिए, जिसको शुरू पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विल ने किया था, जो कि खुद एक एथलीट है। बचपन से ना फुटबॉल, हॉकी, सॉकर, स्विमिंग करने का काफी शौक था, जिसके चलते ना उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्क्वैश टीम का कैप्टन भी बना दिया जाता है। पर एज अ कैप्टन तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे प्रॉपर ट्रेन रहना, एनर्जेटिक रहना, जो कि उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कई बार ना वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करते, मतलब ओवर ट्रेन करते थे, कई बार कम करते थे। अब आप बोलोगे मैम इससे क्या ही होगा ये कि इसका ना असर उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ने लगा। तो एक बार उन्होंने अपने आप से अकेले में एक सवाल पूछा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ अपनी बॉडी से। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कितने घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे मेरी कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, मुझे कितने घंटे सोना चाहिए ताकि मैं दोबारा रिकवर कर सकूँ, मैं एनर्जेटिक फील करूँ। उस समय कोई रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं था ताकि मैं पता लगा सकूँ। तभी 2010 में सारी कहानी बदल जाती है। हुआ ऐसे कि विल ने ना अपनी बॉडी परफॉर्मेंस और फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस समझने के लिए ना 500 मेडिकल पेपर्स पढ़े, जहां से ना उनको अपना पहला बिजनेस साफ साफ दिखने लगा। हुआ ऐसे कि जब वो मेडिकल पेपर्स पढ़ रहे थे, उनको समझ में आया कि हम सब एथलीट कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी जो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक ना करके। ये सब बातें एथलीट को समझाने के लिए उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा, हाउ टू कॉन्टिन्यूसली मेजर द ह्यूमन बॉडी। पर थियोरेटिकल चीजों पर कौन ध्यान देता है, तो इसलिए अगर कुछ नया करना है, कुछ उखाड़ना है, तो प्रैक्टिकल जाना ही होगा, पर पैसे नहीं है। तो इसलिए ना उस समय उन्होंने अलग अलग जगह पर इंटर्नशिप की, जैसे हेज फंड में एक प्राइवेट फर्म थी, एक इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म थी, एलन कंपनी, उस पर काम किया। एक बार ना उन्होंने MIT क्लास थी बिजनेस प्लान और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वो अटेंड की, जहाँ से उन्होंने सीखा कि अच्छा इस तरीके से बिजनेस संभाला जाता है। और जो इंटर्नशिप की थी वहां से सीखा किस तरीके से पैसा संभालते हैं। अब बिजनेस का मोटा मोटा ज्ञान तो हो ही गया था। फिर फाइनली 2012 में अपनी पहली कंपनी चालू की वूप, जहाँ पर उनका मेन फोकस था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि डिजिटली हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे इन 3 चीजों की, स्लीप, स्ट्रेन और रिकवरी की। फिर क्या आइडिया आया, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, जिसके लिए काफी लोग भी लगेंगे। तो सबसे पहले ना विल अहमद ने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ना कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट था कैपिटो लिपो, उसके साथ पार्टनर किया कि अब तू संभाल सॉफ्टवेयर का काम। अब एक्चुअल में प्रोडक्ट भी तो बनाना है जो कि बॉडी को एनालाइज करे, तो ये काम ना कैपिटो लिपो ने कर दिया। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था, उसको जानते थे निकोले, जो कि हार्वर्ड का बहुत ज्यादा ज्ञान रखता था। अब हार्डवेयर का काम निकोले संभाल रहा था। तो तीनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया वूप, जो कि नाइकी, एप्पल और अमेजोन से सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि नाइकी का जो फ्यूल बैंड था, अमेजोन का हेलो बैंड था, वो तो पहले ही पुअर ट्रैकिंग की वजह से फेल हो गए। सबसे खास बात पता क्या है कि वूप जिस इंडस्ट्री में घुसा है, फिटनेस ट्रैकर मार्केट, वो हर साल 17.6% से ग्रो करने वाली है। वूप ना जो $3.6 बिलियन मतलब 30,227 करोड़ की कंपनी बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। चाहे एप्पल अपने स्मार्ट वॉच पे नए फिटनेस फीचर्स ले, गूगल फिटबिट को एक्वायर कर ले, तब भी जो ऑडियंस वूप के पास है ना, वो एप्पल और नाइकी कभी ले ही नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ना वूप ने पहले दिन से इन 5 चीजों पे काम किया। पहला, टारगेटेड ऑडियंस। वूप ने ना पहले दिन से क्लियर रखा है कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस एथलीट, कोच और ट्रेनर होंगे, जो कि ना 24/7 आज अपनी बॉडी का पूरा डेटा चाहते हैं कि कितनी एक्सरसाइज करने से उनका कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, कितना उनको सोना चाहिए, कितनी उनकी स्लीप लेंथ है। ये सारा डेटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मतलब इसका जवाब आपको सेकंड पॉइंट में मिलेगा। पर अगर आपने ICC मेन T20 वर्ल्ड कप देखा, आपने नोटिस किया होगा कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इन सब ने ना अपने हाथ पे एक बैंड पहना है जो कि वो कंपनी का है, बिना किसी स्पॉन्सरशिप डील के। दूसरा, डिफरेंशिएटेड फैक्टर। अगर आप ध्यान दो तो एप्पल और फिटबिट ना स्मार्ट वेरिएबल्स में, जिसपे तो वो घुसा ही नहीं है, बल्कि उसका एक नॉर्मल सा रिस्ट बैंड है जिसपे कोई स्क्रीन नहीं है, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन पैदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कारण है कि वो
नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर एसोसिएशन का ऑफिशियली लाइसेंस वेरिएबल बन गया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि NFL प्लेयर्स का डेटा यूज करके उनको कमर्शियलाइज करके फ्री में मार्केटिंग कर रहा है, जिनके करोड़ों फैंस हैं। तीसरा, शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वूप की टारगेटेड ऑडियंस ना एथलीट है, तो इसलिए वो पहले उनसे एक वन टाइम पेमेंट लेते थे और डेटा एक्सेस करने के लिए देते थे। बट धीरे धीरे विल को रियलाइज हुआ कि उनका ये बैंड एक एथलीट पूरा दिन पहन के रखता है, डेटा एक्सेस करता है, क्यों ना मैं इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर दूं। इससे होगा क्या कि बैंड की कीमत हम कम कर देंगे, पर डेटा एक्सेस करने के लिए एथलीट को पर मंथ या पर ईयर एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। जिससे होगा पता क्या, कि पहले वो जैसे एक एथलीट से $500 अर्न कर रहे थे, अब सीधा $1075। और खास बात पता क्या है कि इसको आज राज शमानी, प्रशांत देसाई, थगिश और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी पहनने लगे हैं। चौथा, फ्री मार्केटिंग। दिस इज क्वाइट क्रेजी कि कंपनी ना बिना मार्केटिंग करे प्रोफेशनल एथलीट जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जैसे माइकल फेल्प, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स को अपना पहला कस्टमर बना चुकी है, वो भी पहले 100 कस्टमर में से। एक खास बात मैं आपको बताती हूँ कि लेब्रॉन जेम्स ने ना किया के लिए कमर्शियल किया था, उसमें बैंड पहना जिस तरीके से विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के मैचेस में पहना था। इससे लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि अरे भाई कौन सी चीज़ है जो हाथ में पहनी, तो गूगल पे सर्चेस चालू हो गए और ये कंपनी को फ्री में अटेंशन मिल गई। एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो कंपनी को एप्पल और नाइकी से अलग करती है, वो ये चीज़ कि वो के फाउंडर विल अहमद ने ना जो प्रोफेशनल एथलीट जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके साथ ना पॉडकास्ट की, फिर उनकी स्टार्टिंग से लेकर आज तक कैसे सक्सेस अचीव की, वो स्टोरीज की ना छोटी छोटी क्लिप्स निकाल कर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करी, जिससे कंपनी की फ्री में मार्केटिंग होगी। पांचवा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन। वूप कंपनी ने ना शुरू से टाइम टू टाइम जितने पॉपुलर इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पार्टनर करके रिसर्च करके अपने आप को ना हमेशा बेस्ट प्रूव किया। जैसे कि जब कोविड-19 का समय था, अबू धाबी की एक कंपनी थी क्लीवलैंड क्लिनिक, उसके साथ मिलकर ना कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल की। उसी के 1 साल के बाद वो बन गया अमेरिका की जो वर्ल्ड टूर टीम थी EF प्रो साइकिलिंग का ऑफिशियल वेरिएबल। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बताया, विमेन्स टेनिस एसोसिएशन का ऑफिशियल वेरिएबल है, US आर्मी के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड मैनी मोर। पर हम विल अहमद के ओवरऑल बिजनेस जर्नी से क्या सीख सकते हैं? आपको पता है विल अहमद को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था, या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो किसको मानते थे? एप्पल, अमेजॉन, फिटबिट को नहीं, बल्कि नाइकी को। आप सोचिए मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्योंकि ना नाइकी की स्टोरी टेलिंग इज अमेजिंग कि किस तरीके से ना वो स्टोरीज क्यूरेट करके हमें प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर कर देते। पर वो के 2 लेसन्स ने नाइकी को भी पिछाड़ दिया। पहला, वैल्यूएबल प्रोडक्ट। देखो हमने स्टार्टिंग से देखा कि विल अहमद का यही फोकस है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन, अपीयरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। पर नाइकी इस केस में हार गया, क्योंकि नाइकी का जो फ्यूल बैंड था ना उसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर तो स्टोरी टेलिंग काम ही नहीं आ सकती अगर आपका प्रोडक्ट ही वैल्यूएबल नहीं है। तो सबसे पहले एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ, देन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो। दूसरा, नो योर ऑडियंस। स्टार्टिंग से लाइन मैंने बोली है कि पहले अपनी ऑडियंस को समझो, जिस तरीके से विल अहमद ने समझा कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, एथलीट्स, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए उन्होंने ये डिवाइस बनाया। सो कीप दैट इन माइंड। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।